ग्लाइकोलाइसिस। आप रेस्पिरेशन इन प्लांट्स सीख रहे थे, आज ग्लाइकोलाइसिस के बारे में जानेंगे। ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल और ईटीएस। एरोबिक रेस्पिरेशन में 3 पार्ट होते हैं, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल और ईटीएस। ग्लाइकोलाइसिस से शुरू करते हैं। ग्लाइकोलाइसिस में एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ग्लाइकोलाइसिस के जरिए 2 मॉलिक्यूल्स बनाता है पायरुविक एसिड या पायरुवेट के। एक ग्लूकोज से कितने पायरुवेट बनते हैं? एक ग्लूकोज से 2 पायरुवेट यानी 2 पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल बनते हैं। पायरुविक एसिड कह लो या उसका सॉल्ट, पायरुवेट, दोनों सही है। तो एक ग्लूकोज से कितने बने पायरुविक एसिड? 2 मॉलिक्यूल। पायरुविक एसिड है C3H4O3 और ग्लूकोज है C6H12O6। तो ये कंप्लीट ऑक्सीडेशन है या इनकंप्लीट? ये इनकंप्लीट ऑक्सीडेशन है, क्योंकि सारे कार्बन कार्बन बॉन्ड नहीं टूटे हैं, अभी भी C3 है। C3 का मतलब अभी भी कार्बन कार्बन बॉन्ड्स मौजूद हैं। तो ग्लाइकोलाइसिस एक इनकंप्लीट ऑक्सीडेशन है। एक ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड बनते हैं, लेकिन ग्लाइकोलाइसिस सभी में पाई जाती है। ये एरोबिक और एनारोबिक सभी ऑर्गेनिजम्स में होती है। ग्लाइकोलाइसिस एरोबिक ऑर्गेनिजम्स में भी होती है और एनारोबिक, यूनिवर्सल प्रोसेस है। ये सभी जीवों में पाई जाती है, सभी ऑर्गेनिजम्स में, चाहे वो एरोबिक हो चाहे वो एनारोबिक हो। तो यूनिवर्सल पाथवे है। दुनिया के सभी ऑर्गेनिजम्स में ग्लाइकोलाइसिस पाई जाती है, चाहे वो एरोबिक हो चाहे वो एनारोबिक हो। एक ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड बन गया ग्लाइकोलाइसिस में। इस पायरुविक एसिड का भविष्य तय करेगी ऑक्सीजन। इस पायरुविक एसिड का फेट क्या होगा, भविष्य, यह तय करेगी ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन मौजूद है तो एरोबिक रेस्पिरेशन होगा, अगर ऑक्सीजन मौजूद नहीं है तो एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो पायरुवेट का भविष्य तय करेगी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन अगर मौजूद नहीं है तो एनारोबिक, अगर मौजूद है एरोबिक रेस्पिरेशन। अगर ऑक्सीजन मौजूद है एरोबिक रेस्पिरेशन, तो पायरुवेट चला जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो पायरुवेट कहां, पायरुविक एसिड या पायरुवेट कहां चला जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और शुरू करेगा एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया में चलता है। कहां चलता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। लेकिन इसकी शुरुआत यहां से हो गई है, तो ये भी एरोबिक रेस्पिरेशन का ही पार्ट है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में पहले ग्लाइकोलाइसिस हुई, एक ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड बना। ये जो 2 पायरुविक एसिड है, ये इसका भविष्य तय करेगी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये पायरुविक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चला जाएगा और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर शुरू करेगा एरोबिक रेस्पिरेशन। तो एरोबिक रेस्पिरेशन यूकैरियोट्स में माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और प्रोकैरियोट्स में मीजोसोम पे चलेगा, वहां माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। एरोबिक रेस्पिरेशन में 3 स्टेजेस होती है, अभी उनके नाम हम बताते हैं तुम्हें। एरोबिक रेस्पिरेशन में पायरुविक एसिड को 3 अवस्थाओं से गुजरना पड़ेगा माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर। एनारोबिक रेस्पिरेशन, अगर ऑक्सीजन मौजूद नहीं है तो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन को फर्मेंटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? फर्मेंटेशन कहते हैं। एनारोबिक रेस्पिरेशन इज आल्सो नोन एज फर्मेंटेशन, और ये साइटोप्लाज्म में ही होता है। ग्लाइकोलाइसिस भी साइटोप्लाज्म में चलती है और फर्मेंटेशन भी साइटोप्लाज्म में ही होता है। तो देख लिया तुमने, ग्लाइकोलाइसिस में एक ग्लूकोज से कितने बने पायरुविक एसिड? 2 मॉलिक्यूल बने पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड का फॉर्मूला C3H4O3, यानी अभी कार्बन कार्बन बॉन्ड्स मौजूद हैं। तो ये इनकंप्लीट ऑक्सीडेशन है। कैसा है? इनकंप्लीट ऑक्सीडेशन है। पायरुविक एसिड का भविष्य तय करेगी ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो एरोबिक रेस्पिरेशन। तो ये पायरुविक एसिड चला जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में
और 3 स्टेजेस होंगी। अभी बताते तीनों 3 स्टेजेस में हम बता दे रहे हैं हल्का सा। ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होगा पायरुविक एसिड का, क्रेब्स साइकिल चलेगी और ईटीएस होगा। ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरुविक एसिड, क्रेब्स साइकिल और ईटीएस। ये एरोबिक रेस्पिरेशन की 3 स्टेजेस अभी आगे आएंगी। अगर ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं है तो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होगा। एनाएरोबिक रेस्पिरेशन को फर्मेंटेशन कहते हैं और ये साइटोप्लाज्म में ही होगा जहां ग्लाइकोलाइसिस होती है। ग्लाइकोलाइसिस की तरह ये साइटोप्लाज्म में चलेगा। टर्म ग्लाइकोलाइसिस जो शब्द है ये ओरिजिनेट किया है ग्रीक शब्द, ग्रीक कहते हैं यूनान के लोग। यूनान सुना भाई, यूनान, मिस्र यूनान। ग्लाइकोलाइसिस शब्द ओरिजिनेट हुआ है ग्रीक शब्द ग्लाइकोस। ग्लाइकोस का मतलब होता है शुगर और लाइसिस का मतलब स्प्लिटिंग, यानी ग्लाइकोलाइसिस में शुगर की स्प्लिटिंग होती है। शुगर यानी ग्लूकोज की स्प्लिटिंग होती है। ग्लाइकोलाइसिस में शुगर यानी ग्लूकोज टूटता है, शुगर की स्प्लिटिंग होती है। द स्कीम ऑफ ग्लाइकोलाइसिस वाज गिवन बाय एम्डन, मेयरहॉफ एंड पैरनेस। ग्लाइकोलाइसिस को समझाया था इन 3 वैज्ञानिकों ने, इन 3 साइंटिस्ट ने, एम्डन, मेयरहॉफ एंड पैरनेस। इसको शॉर्ट में ग्लाइकोलाइसिस को ईएमपी पाथवे कहते हैं। ग्लाइकोलाइसिस को शॉर्ट में ईएमपी पाथवे भी कहा जाता है। इन एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स इट इज द ओनली प्रोसेस इन रेस्पिरेशन। एनारोबिक ऑर्गेनिज्म में केवल ग्लाइकोलाइसिस चलती है और कुछ नहीं होता। एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स में केवल ग्लाइकोलाइसिस ही चलती है। इसमें ना क्रेब्स साइकिल होती है ना ईटीएस होता है। रेस्पिरेशन में केवल ग्लाइकोलाइसिस चलती है एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स में। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में या एनारोबिक ऑर्गेनिज्म में ना क्रेब्स साइकिल होती है ना ईटीएस। ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म में चलती है, सेल के साइटोप्लाज्म में चलती है। ग्लाइकोलाइसिस इज प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये यूनिवर्सल प्रोसेस है। यूनिवर्सल का मतलब सभी जीवों में नजर आती है, चाहे वो एरोबिक हो चाहे वो एनारोबिक, सभी जीवों में नजर आती है ग्लाइकोलाइसिस। इसमें ग्लूकोज का पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है और 2 मॉलिक्यूल बनते हैं पायरुविक एसिड के। चूंकि पायरुविक एसिड में 3 कार्बन अभी भी मौजूद हैं, कार्बन कार्बन बॉन्ड मौजूद है, तो ये पार्शियल ऑक्सीडेशन, ग्लूकोज का पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है और एक ग्लूकोज से 2 मॉलिक्यूल बनते हैं पायरुविक एसिड के। चलो ग्लाइकोलाइसिस शुरू करते। सुक्रोज, पौधों में भोजन बनता है ग्लूकोज के रूप में, चलता है सुक्रोज के रूप में और जमा होता है स्टार्च के रूप में। सुक्रोज मान लो सुक्रोज सबसे ज्यादा पौधों में नजर आता है क्योंकि पत्तियां लगातार भोजन बनाती हैं ग्लूकोज के रूप में और ये तुरंत कन्वर्ट हो जाता है सुक्रोज में और पौधे में सुक्रोज के रूप में ही चलता है भोजन। पत्तियों से तनों जड़ों में भोजन जा रहा है सुक्रोज के रूप में। तो सबसे पहले सुक्रोज कन्वर्ट होता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। सुक्रोज एक डाइसैकेराइड है, ये कन्वर्ट होता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बाय एंजाइम इन्वर्टेज। इन्वर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में इन्वर्टेज पौधे के अंदर जो सुक्रोज है उसको कन्वर्ट कर देगा ग्लूकोज और फ्रक्टोज में और ये दोनों मोनोसैकेराइड शुरू करते हैं ग्लाइकोलाइटिक पाथवे। ये दोनों मोनोसैकेराइड ग्लूकोज और फ्रक्टोज ये ग्लाइकोलाइसिस की शुरुआत करते हैं। ग्लूकोज फ्रक्टोज आपस में आइसोमर है। क्या है? आइसोमर है। तो फ्रक्टोज इसमें कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज में, तो कितने ग्लूकोज हो गए? 2 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 2। तो सबसे पहले क्या हुआ? सुक्रोज किसमें कन्वर्ट हुआ? ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। कौन से एंजाइम की उपस्थिति में? इन्वर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में। और ये 2 मोनोसैकेराइड ग्लूकोज और फ्रक्टोज ये एंटर करते हैं, प्रवेश करते हैं ग्लाइकोलाइटिक पाथवे में। ग्लूकोज और फ्रक्टोज आर phosphorylated to give rise to glucose 6-phosphate by the activity of enzyme hexokinase। अब ये यहां से ग्लाइकोलाइसिस शुरू हो गई। अब एनसीईआरटी ने तो ये दिए, लेकिन हम अपने तरीके से तुमको समझा देंगे तो ज्यादा इजी होगा। इसने ग्लाइकोलाइसिस में टोटल 10 स्टेप होते हैं, इसने सारे स्टेप नहीं दिए। 1 2 3 4 5
6 7 8 9, एक स्टेप खा गया, एक स्टेप गायब है। अगर तुम इसी समझना चाहते हो तुम जैसा बताओ, हम इससे भी समझा सकते हैं और अपने वाले डायग्राम से भी समझा सकते हैं, जो बताओ तुम्हारी मर्जी। अपने समझा दें, अपने समझा दे, इसको भी देख लेंगे भी। चलो तुम फोटो ले लेना जल्दी से, क्योंकि अभी लिखने में समय हम वेस्ट नहीं करना चाहते, लिखने में हम समय नहीं वेस्ट करना चाहते, तो फोटो ले लेना। ये हमारा क्लास का है। देखो ग्लाइकोलाइसिस को पहले ऐसे समझ लो, ग्लाइकोलाइसिस में एक ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड बनते हैं, तुम्हें मालूम है, बस इतना मालूम है। लेकिन और भी चीजें बनती हैं। पूरी ग्लाइकोलाइसिस की इक्वेशन ये दे रखी है, तुम्हें पूरी याद नहीं करनी है। एक ग्लूकोज से क्या बन रहा है? 2 पायरुविक एसिड। क्या बन रहा है? एक ग्लूकोज से बन रहा है 2 पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड को पायरुवेट भी कह सकते हो, क्योंकि पायरुवेट इसका सॉल्ट है। तुम्हें याद क्या करना है? एक ग्लूकोज से एक ग्लूकोज से क्या नेट गेन होता है? एक ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड बनता है, 2 NADH बनता है, 2 ATP और 2 H2O। इसका नेट गेन है, बनता नहीं, नेट गेन है। तो 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड नेट गेन, 2 मॉलिक्यूल NADH, 2 मॉलिक्यूल ATP और 2 मॉलिक्यूल वाटर। इतना ध्यान रखोगे याद हो जाएगी अभी। तो एक ग्लूकोज से नेट गेन क्या क्या हुआ? हर चीज 2-2 है। 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड, 2 मॉलिक्यूल NADH, 2 मॉलिक्यूल ATP और 2 मॉलिक्यूल वाटर। इतना ध्यान रखना, पूरी साइकिल अभी याद हो जाएगी। 4 ये 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड, 2 मॉलिक्यूल NADH, 2 मॉलिक्यूल ATP और 2 मॉलिक्यूल वाटर। नेट गेन है, ध्यान रखना। नेट गेन का मतलब होता है खर्च करने के बाद बचा, खर्च करने के बाद बचा, नेट गेन। चलो हम तुम्हें सिखाते हैं, ये तो NCERT की है, अपने वाले सिखाते हैं। ये हमारा हल्का सा डिटेल होगा, लेकिन तुम्हें समझ में आसानी से आएगा। पूरी ग्लाइकोलाइसिस में, जहां समझना वहां फोटो वोटो ले लेना। पूरी ग्लाइकोलाइसिस में 4 स्टेजेस हैं। प्राइमिंग, स्प्लिटिंग, नीचे लिखा है अभी रिडॉक्स और सिंथेसिस। 4 फेजेस कह लो। पूरी ग्लाइकोलाइसिस में 4 फेजेस हैं। इनके नाम पहले याद करो, क्योंकि एम्स में सवाल आता तो ये सब प्राइमिंग राइमिंग सब यूज होता है। एम्स से पहले सवाल आते थे इस तरह के। अब चूंकि एम्स का दखल आ गया पेपर बनाने में, तो पेपर अच्छा लेवल का होगा। अभी नीट जेई का पेपर ठीक आया है। तो प्राइमिंग, स्प्लिटिंग, रिडॉक्स और सिंथेसिस, ये 4 फेजेस हैं। याद करने के लिए मैं बता रहा हूं, ये कि नहीं तुम कहना कि NCERT में लिखा नहीं है। इस ग्लाइकोलाइसिस को इजी करने के लिए, ताकि तुम्हारे दिमाग में बसा रहे। प्राइमिंग, स्प्लिटिंग, रिडॉक्स और सिंथेसिस, 4 फेजेस, 10 स्टेप हैं। 1 2 3 4 5 इस तरह के 5 और टोटल 10 स्टेप है। टोटल 10 स्टेप, 4 फेजेस, 10 स्टेप। प्राइमिंग, स्प्लिटिंग, रिडॉक्स और सिंथेसिस 4 फेजेस हो गई, और 10 स्टेप है। 5 यहां दे रखे, 5 नीचे हैं। ये देखो, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, ये हो गए, ये रिडॉक्स हो गया, ये सिंथेसिस। तो पूरी ग्लाइकोलाइसिस में 4 फेजेस हैं और 10 स्टेप्स है। अब जरा देखो, पहला देखो जरा, पहला स्टेप, पहले स्टेप में ग्लूकोज कन्वर्ट हुआ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ग्लूकोज में कोई भी फॉस्फेट नहीं है, C6H12O से कोई फॉस्फेट नहीं है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में एक फॉस्फेट है लास्ट कार्बन पे, 6th कार्बन पे। तो इसमें एक अतिरिक्त फॉस्फेट ATP से आता है। ग्लूकोज में एक अतिरिक्त फॉस्फेट कहां से आया? ATP के ADP में कन्वर्जन से ये जो फॉस्फेट है ये जाके ग्लूकोज में जुड़ जाता है और बन जाता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। पहला स्टेप पूरा हो गया।
इरिवर्सिबल है। कैसा है? ये वापस नहीं होगा, इरिवर्सिबल है। दूसरे स्टेप रिवर्सिबल है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट हुआ फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, दोनों आपस में आइसोमर है, दोनों आपस में आइसोमर है। चलो पहले स्टेप में ग्लूकोज कन्वर्ट हुआ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। ये फॉस्फेट यहां कहां से आया? इसमें एटीपी के कन्वर्जन से एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बना। ये फॉस्फेट जाके इधर इसमें जाके जुड़ गया और ये बन गया। तो पहले स्टेप पे ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना। जहां कहीं एटीपी से एडीपी बने या एडीपी से एटीपी बने, एंजाइम हमेशा काइनेज होते हैं, एंजाइम हमेशा काइनेज होते हैं। एटीपी एडीपी कन्वर्जन हो या एडीपी एटीपी कन्वर्जन हो, एंजाइम हमेशा कौन होते हैं? काइनेज। चूंकि ग्लूकोज एक हेक्सोज शुगर है तो एंजाइम का नाम हो गया हेक्सोकाइनेज। ग्लूकोज एक 6 कार्बन वाली शुगर है, हेक्सोज, तो एंजाइम हो गया हेक्सोकाइनेज। बन गया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से बना फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, दोनों आपस में आइसोमर हैं तो आइसोमरेज एंजाइम हो गया। चूंकि 6 कार्बन वाला है तो हेक्सो आइसोमरेज हो गया एंजाइम। तीसरा स्टेप आओ, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट हुआ फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। यहां पर 2 फॉस्फेट, एक लास्ट कार्बन पर एक पहली कार्बन पर, और यहां केवल एक फॉस्फेट है लास्ट कार्बन पे। तो इस कंपाउंड में एक फॉस्फेट अतिरिक्त है, तो फॉस्फेट कहां से आएगा? एटीपी के एडीपी में कन्वर्जन से। तो एटीपी में एक एडीपी में बदला, ये जो फॉस्फेट है इसमें आकर के जुड़ गया, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बदल गया फ्रक्टोज 1,6 बेस फॉस्फेट। ये भी इरिवर्सिबल है। तो पहले और तीसरे स्टेप कैसे हैं? पहले और तीसरे स्टेप इरिवर्सिबल है और लास्ट वाला 10वां बस फर्स्ट, थर्ड और लास्ट इरिवर्सिबल होते हैं। पहला, तीसरा और 10वां स्टेप इरिवर्सिबल है, बाकी सब रिवर्सिबल है। अब जरा देखो, अब बन गया फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। जहां कहीं एटीपी एडीपी कन्वर्जन होते हैं, ध्यान से सुनना, जहां कहीं एटीपी एडीपी कन्वर्जन है, एंजाइम है काइनेज। पूरा नाम लिखने के लिए इसको भी जोड़ना पड़ेगा। फॉस्फेट का मतलब फॉस्फो, फ्रक्टोज का मतलब फ्रक्टो, फॉस्फेट का मतलब फॉस्फो, फ्रक्टोज का मतलब फ्रक्टो, और एटीपी एडीपी कन्वर्जन मतलब काइनेज। तो एंजाइम हो गया फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। ग्लाइकोलाइसिस के पहला और तीसरा स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एंजाइम एटीपी से इनहिबिट होता है। अलग कहीं पर लिख लेना, एटीपी कैन इनहिबिट एंजाइम्स हेक्सोकाइनेज एंड फॉस और फ्रक्टो और एटीपी कैन इनहिबिट एंजाइम हेक्सोकाइनेज और फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। यह सवाल आ चुका है 1-2 बार। एटीपी इन दोनों में किसी भी एंजाइम को इनहिबिट करके ग्लाइकोलाइसिस को रोक सकता है। तो ग्लाइकोलाइसिस कैसे रोक सकती है? अगर सेल के अंदर पहले से ही ज्यादा एटीपी है, अगर सेल के अंदर पहले से ही ज्यादा एटीपी है तो ग्लाइकोलाइसिस चलने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस से एटीपी बनेगा। अरे ग्लाइकोलाइसिस एटीपी बनाती है, सेल में पहले से ही ज्यादा एटीपी है तो ग्लाइकोलाइसिस नहीं चलेगी। एटीपी किसको इनहिबिट कर सकता है? या तो इस एंजाइम को या इस एंजाइम को, और ग्लाइकोलाइसिस को रोक देगा क्योंकि सेल के अंदर अभी एटीपी पर्याप्त है। जैसे ही एटीपी खर्च हो गया तो एटीपी इनको छोड़ देगा एंजाइम को, ये फिर से एक्टिव हो जाएंगे और ग्लाइकोलाइसिस फिर से चलने लगेगी। इस वाले एंजाइम को खास करके अगर ये वाला स्टेप पार हो गया तो ग्लाइकोलाइसिस को चलना ही चलना है। तो इसको हम लोग कहते हैं रेट लिमिटिंग या कमिटेड स्टेप, रेट लिमिटिंग या कमिटेड स्टेप। ये स्टेप अगर पार हो गया तो ग्लाइकोलाइसिस पूरी कंप्लीट चलेगी। इसको रेट लिमिटिंग या कमिटेड स्टेप कहते हैं। और ये एंजाइम ग्लाइकोलाइसिस की धड़कन बन जाता है। ये पेसमेकर एंजाइम है।
ये ग्लाइकोलाइसिस की धड़कन है, ये एंजाइम, इसको पेस मेकर एंजाइम कहते हैं। चलो, पहला हो गया स्टेप, प्राइमिंग हो गया। प्राइमिंग में हुआ क्या, जरा गौर करना। एक मोर स्टेबल कंपाउंड ग्लूकोज एक लेस स्टेबल कंपाउंड फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट में बदल गया। कितना एटीपी खर्च हुआ, बना नहीं अभी, खर्च हुआ है। एक यहां खर्च हुआ और एक यहां खर्च हुआ। पहले और तीसरे स्टेप पर एक एक एटीपी यानी 2 एटीपी खर्च हो गया है। ग्लूकोज किसमें बदल गया, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। ये ज्यादा स्टेबल है, ये कम स्टेबल है। ये हो गया प्राइमिंग। तो प्राइमिंग में क्या हुआ, प्राइमिंग में एक मोर स्टेबल कंपाउंड ग्लूकोज कन्वर्ट हो गया एक लेस स्टेबल कंपाउंड फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। कितना एटीपी खर्च हो गया प्राइमिंग में, 2, एक यहां पहले पर और एक तीसरे स्टेप पर। अगर ये तीसरा स्टेप पार हो गया तो पूरी ग्लाइकोलाइसिस चलेगी। तो ग्लाइकोलाइसिस की धड़कन यही है, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम। और ये रेट लिमिटिंग या कमिटेड स्टेप है। एक बार मैंने कमिटमेंट कर दी तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। तो मतलब यहां पर कमिटमेंट हो गई, अब पूरी ग्लाइकोलाइसिस चलेगी। सुपारी ले लिया तो मर्डर होके ही रहेगा, कमिटमेंट एक बार हो गई है। ये हो गया प्राइमिंग। स्प्लिटिंग में आते हैं, जल्दी थोड़ा करेंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे। एक ना समझ में बता दें, क्लास समझाने वाली क्लास नहीं है, ये रिवीजन क्लास है। आकाश में क्रैश कोर्स में सब क्रैश हो जाता है, वहां से पैसा देने लग जाते हैं। मैं पढ़ा चुका हूं, क्रैश कोर्स नहीं शुरू किया था मैंने। चलो अब आते हैं हम लोग। अब बन गया स्प्लिटिंग। फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, इसमें कितनी कार्बन है, 6 कार्बन है। ये 6 कार्बन 3 में अलग हो जाएगी। ये 6 कार्बन टूटेगी और 2-3 कार्बन वाले कंपाउंड बनेंगे, 3PgL और DHAP। यहां पर 6 कार्बन टूट रही है, एक 3 कार्बन वाला 3PgL एल्डिहाइड बन रहा और एक 3 कार्बन वाला DHAP कीटोन बन रहा। DHAP होता क्या, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ये कीटोन है। PgL एल्डिहाइड है और DHAP कीटोन है, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। तो 6 कार्बन वाला फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट ये टूट गया 2 कार्बन वाले कंपाउंड में, 2-3 कार्बन वाले कंपाउंड 3PgL और DHAP। वो रिएक्शन जहां पर एक एल्डिहाइड हो और एक कीटोन हो, ये एल्डोल कंडेंसेशन जैसी होती है। एल्डोल कंडेंसेशन में जाके पढ़ना, एल्डिहाइड भी मिलेगा और कीटोन भी मिलेगा। तो एल्डोल कंडेंसेशन जैसी रिएक्शन है, एंजाइम हो गया एल्डोलेज, एंजाइम हो गया एल्डोलेज। अब DHAP और PgL और DHAP आपस में आइसोमर हैं, तो आइसोमरेज एंजाइम क्या हो गया, आइसोमरेज। PgAl और DHAP आपस में आइसोमर हैं, तो एंजाइम हो गया आइसोमरेज। अब ध्यान सुनना, DHAP का एक मॉलिक्यूल इसमें कन्वर्ट हो जाता है, तो इसके बन गए अब 2। DHAP का एक मॉलिक्यूल जो है यहां पर, वो इसमें बदल जाता है एल्डिहाइड में, क्योंकि आपस में आइसोमर है। तो अब इसके कितने मॉलिक्यूल हो गए, 3PgL के। अब 3PgL के 2 मॉलिक्यूल्स हो गए। यहां से शुरू करेंगे, इधर वाला भूल जाओ इसको, DHAP। ये हो गया स्प्लिटिंग। चौथा स्टेप हो गया रिवर्सिबल है, 3 ही इरिवर्सिबल है, पहला, तीसरा और 10वां, पहला, तीसरा और 10वां। स्प्लिटिंग में क्या हुआ, एक 6 कार्बन वाला फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट 2-3 कार्बन वाले 3PgL और DHAP में बदल गया। DHAP वापस से किस में बदल गया, 3PgL। तो 3PgL के बन गए 2 मॉलिक्यूल्स। 6 कार्बन स्प्लिट हो गई 3+3 में, 3+, ये हो गया 3PgL और ये हो गया DHAP। DHAP इसमें कन्वर्ट हो गया, तो इसके बन गए 2 मॉलिक्यूल्स 3PgL के। चलो अब 3PgL से बनेगा 1,3PgL, 3PgL से बना 1,3PgL। देखो PgL के कई एक नाम है, हम पहले भी बता चुके हैं। PgL को ट्रायोस फॉस्फेट या ट्रायोस शुगर या ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट भी कहते हैं। तो एग्जाम में जैसे पूछा गया वैसे देख लेना। ये वो पोर्शन है, यहां पर तुम्हारे नंबर बढ़ेंगे, दूसरे जल्दी नहीं कर पाएंगे प्लांट फिजियोलॉजी। 3PgL DHAP का एक मॉलिक्यूल 3PgL में बदल गया,
तो अब इसके हो गए 2 मॉलिक्यूल। अब 3PGL बदलेगा 13PGL। अब जरा बताओ, 3PGL बना 13PGL में, इसके पास 2 फॉस्फेट हैं, थर्ड का लास्ट कार्बन और पहली कार्बन पे, और इसके पास एक फॉस्फेट है थर्ड कार्बन पर। तो इसके पास एक अतिरिक्त फॉस्फेट है। यह अतिरिक्त फॉस्फेट H3PO4 से आता है। कहां से आता है? H3PO4 से आता है। यह नॉन एंजाइमेटिक स्टेप है। यह कैसा स्टेप है? नॉन एंजाइमेटिक स्टेप है। अकेला ग्लाइकोलाइसिस का स्टेप जिसमें एंजाइम नहीं है वो यही है। तो इसमें एक फॉस्फेट है थर्ड कार्बन पे, इसमें 2 फॉस्फेट है थर्ड और पहली कार्बन पे। इसमें 2 फॉस्फेट है, एक फॉस्फेट कहां से आएगा? एक फॉस्फेट आएगा H3PO4 से। कहां से आया? H3, नॉन एंजाइमेटिक स्टेप। चलो बन गया 13PGL के 2 मॉलिक्यूल। सब 2 चल रहा है, ध्यान रखना। 13PGL के हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स है। अब 13PGL के 2 मॉलिक्यूल्स 13PGA में बदलेंगे, यानी एल्डिहाइड बदलेगा एसिड में। एल्डिहाइड किस में कन्वर्ट हो रहा है? PGL एल्डिहाइड है, PGA एसिड है, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड एल्डिहाइड एसिड में बदल रहा है। इसको जरा समझना। यह है रिडॉक्स वाली स्टेज। कौन सी फेज है? रिडॉक्स फेज। अभी प्राइमिंग हो गया, प्राइमिंग में ग्लूकोज कन्वर्ट हुआ फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट में, 2 मॉलिक्यूल ATP खर्च हुआ प्राइमिंग में। स्प्लिटिंग में एक 6 कार्बन वाला कंपाउंड स्प्लिट हो गए, 2-3 कार्बन वाले कंपाउंड बने 3PGL और DHAP। DHAP का एक मॉलिक्यूल 3PGL में बदल गया, तो 3PGL के हो गए 2 मॉलिक्यूल। 3PGL कन्वर्ट हो गया 13PGL में। यहां पर एक अतिरिक्त फॉस्फेट कहां से आया? H3PO4 से। ये रिडॉक्स फेज है। देखो कैसे रिडॉक्स है। रिडॉक्स कैसे है? ये जो NAD है ये 13PGL से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को निकालता है। इसने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कहां से निकाले? 13PGL। तो इसका हो गया ऑक्सीडेशन, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गया, इसका हो गया ऑक्सीडेशन। और इन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को ये स्वयं ले लेता है, इन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को ये स्वयं ले लेता है NAD। तो NAD का हो गया रिडक्शन, NAD का हो गया। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन साथ साथ चल रहा है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन साथ साथ चल रहा है। तो ये रिडॉक्स, ये कैसी रिएक्शन है? रिडॉक्स रिएक्शन। यहां पर 2 मॉलिक्यूल, यहां पर NADH भी बन रहा है, यहां पर NAD कन्वर्ट हो रहा है NADH में। चूंकि 2 मॉलिक्यूल हैं तो 2 NADH बनेंगे। कितने NADH? 2 NADH। तो NAD क्या करता है? NAD इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को 13PGL से निकालता है। तो 13PGL का हो गया ऑक्सीडेशन, स्वयं ले लेता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को, NAD का रिडक्शन हो जाता है और बन जाता है NADH। चूंकि 2 मॉलिक्यूल्स हैं तो 2 NADH बन गया। जहां कहीं NAD-NADH रिएक्शंस होती हैं, या उल्टा भी चले, NADH से NAD बने या NAD से NADH बने या NADH से NAD, एंजाइम हमेशा डिहाइड्रोजिनेज होंगे। जहां कहीं NAD-NADH कन्वर्जन होते हैं, NADH से NAD बने, NAD से NADH बने, एंजाइम क्या होंगे? डिहाइड्रोजिनेज। पूरा नाम हो गया, इस कंपाउंड का नाम जोड़ दो, PGL डिहाइड्रोजिनेज। PGL डिहाइड्रोजिनेज हो गया। NAD रिमूव्स इलेक्ट्रॉन फ्रॉम PGL, NAD ने PGL से इलेक्ट्रॉन निकाले, NAD ने PGL से इलेक्ट्रॉन निकाले, NAD एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन एंड इज कन्वर्टेड इनटू NADH। इलेक्ट्रॉन ले लेता है ये, 13PGL से इलेक्ट्रॉन निकला, NAD ने ले लिया और किस में बदल गया? NADH में बदल गया। तो यहां पर किसका ऑक्सीडेशन हुआ? ऑक्सीडेशन ऑफ PGL। रिडक्शन किसका हुआ? NAD प्लस का। ऑक्सीडेशन ऑफ PGL एंड ऑक्सीडेशन ऑफ PGL एंड रिडक्शन ऑफ NAD इज साइमल्टेनियस, एक के बाद एक साथ चल रहा है। ये रिडॉक्स रिएक्शन है। कैसी है? तो ये रिडॉक्स रिएक्शन है, ये इंपॉर्टेंट है। कौन सी स्टेप है? छठा। इसमें 13PGL कन्वर्ट हो रहा है 13PGA में, एल्डिहाइड कन्वर्ट हो रहा है एसिड में। ये रिडॉक्स स्टेप है। क्यों? क्योंकि 13PGL का हो रहा है ऑक्सीडेशन, इसमें से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकल रहे हैं, NAD इनको ले ले रहा है, NAD का हो रहा है रिडक्शन और बन रहा है NADH। तो ऑक्सीडेशन 13PGL का, रिडक्शन NAD का, ऑक्सीडेशन रिडक्शन साइमल्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन है। कैसी है? रिडॉक्स। अब तुम्हारे पास क्या बन गया? 13PGA के कितने मॉलिक्यूल? 2 मॉलिक्यूल। 13PGA का पूरा नाम है 13 बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। 2 फॉस्फेट है ना,
13 बिस, बिस का मतलब 2 फॉस्फेट। अब 13 पीजीए से 3 पीजीए बना। अब जरा देखो, अब कहानी बदल रही है। अब आ रही है सिंथेसिस फेज। सिंथेसिस फेज में एटीपी बनता है। सिंथेसिस फेज में एटीपी सिंथेसाइज होगा कैसे? अरे 13 पीजीए से 3 पीजीए बना। इधर कितना फॉस्फेट है ऊपर वाले में? अरे ऊपर वाले में बताओ कितने फॉस्फेट हैं? एक और एक, ये 2, इसमें। तो जब ये वाला इसमें कन्वर्ट हुआ तो एक फॉस्फेट निकला। क्योंकि 2 मॉलिक्यूल है तो 2 फॉस्फेट एडीपी के साथ मिलके क्या बना लिए? 2 एटीपी बना लिए। इसमें से 13 पीजीए से जब 3 पीजीए बना तो इसमें 2 फॉस्फेट, इसमें 1 फॉस्फेट, इसमें से फॉस्फेट निकला, एडीपी से मिलके एटीपी बनाया। क्योंकि 2 मॉलिक्यूल हैं तो 2 एटीपी बन गए। जहां कहीं एटीपी एडीपी कन्वर्जन होते हैं, एंजाइम क्या होते हैं? काइनेज होते हैं। तो पहले वाले कंपाउंड का नाम भी जोड़ दो, हो गया पूरा नाम पीजीए काइनेज। पूरा नाम ना याद है तब भी तुम्हारा सवाल गलत नहीं होगा, काइनेज याद कर लेना, सही है। अब देखो, 13 पीजीए से 3 पीजीए के 2 मॉलिक्यूल्स बन गए और यहां पे 2 एटीपी भी बन गए। 13 पीजीए में काफी ऊर्जा होती है, इसी से एटीपी बने हैं ये 2। 13 पीजीए इज एन एनर्जी रिच कंपाउंड। 13 पीजीए एक एनर्जी रिच कंपाउंड है। इसमें से फॉस्फेट निकला, एडीपी से मिलके बन गया एटीपी। चूंकि 2 मॉलिक्यूल्स हैं इसलिए 2 एटीपी बन गया। 3 पीजीए क्या है? 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ये वही C3 वाला, C3 साइकिल में भी तो ही बनता है 3 पीजीए। अब बन गया 3 पीजीए और ये है फिर 3 पीजीए से बना 2 पीजीए। अब जरा गौर करना, इसमें एक फॉस्फेट है 3rd कार्बन पे, इसमें भी एक फॉस्फेट है 2nd कार्बन पे। तो क्या हुआ? फॉस्फेट खिसक के 3rd से किस पे आ गया? 2nd कार्बन पे आ गया। एक कंपाउंड के अंदर बदला हुआ है। इस कंपाउंड के अंदर क्या बदला हुआ? 3 पीजीए में फॉस्फेट जो कि 3rd कार्बन पर था वो खिसक के किधर आ गया? 2nd कार्बन पर। तो ये इंट्रामॉलिक्यूलर चेंज है। इस कंपाउंड में लग रहा म्यूटेशन हो गया है। फॉस्फेट 3rd कार्बन से खिसक के 2nd पर आ गया। तो एंजाइम है म्यूटेज। एंजाइम क्या हो गया? म्यूटेज। तो एक ही मॉलिक्यूल के अंदर चेंज हो रहा है। फॉस्फेट 3rd कार्बन से खिसक के 2nd कार्बन पर आ गया। म्यूटेशन, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर चेंज है, इंट्रामॉलिक्यूलर चेंज। म्यूटेशन जैसा लग रहा है तो एंजाइम हो गया म्यूटेज। इस कंपाउंड का नाम क्या है? 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। 2-फॉस्फो, इससे बनेगा फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट। क्या बना? फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट कहो या फॉस्फोइनॉल पाइरुविक एसिड। तो 2 पीजीए से बना फॉस्फोइनॉल पाइरुविक एसिड। यहां पर वाटर का निकल रहा है, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल इसलिए 2 वाटर निकलेंगे। वाटर को निकालने वाला एंजाइम इनोलेज है। इनोलेज एक डिहाइड्रेटिंग एंजाइम है। इनोलेज एक डिहाइड्रेटिंग एंजाइम है। ये वाटर को निकालता है। 2 मॉलिक्यूल है, 2 वाटर निकल जाएंगे। 2 मॉलिक्यूल है, 2 वाटर निकल गए। लास्ट स्टेप आओ, फॉस्फोइनॉल पाइरुविक एसिड से बन गया पाइरुविक एसिड। फॉस्फोइनॉल पाइरुविक एसिड से बन गया पाइरुविक एसिड। फॉस्फोइनॉल में एक फॉस्फेट है, फॉस्फो का मतलब एक फॉस्फेट है। अरे पाइरुविक एसिड का फॉर्मूला ये, इसमें कोई फॉस्फेट नहीं। फॉस्फोइनॉल में एक फॉस्फेट है, नाम है फॉस्फो। तो और पाइरुविक एसिड इससे जो बना उसमें कोई भी फॉस्फेट नहीं है। तो फॉस्फेट निकलेगा तो कहां जाएगा? फॉस्फेट एडीपी के पास गया, क्या बन गया? एटीपी बन गया। चूंकि कितने मॉलिक्यूल हैं तो 2 एटीपी यहां पर भी बन गए। ये 2 एनर्जी रिच कंपाउंड, इससे भी ऊर्जा बनी है और इससे भी ऊर्जा बनी। इससे भी एटीपी बना, इससे भी। तो ये दोनों ही एनर्जी रिच कंपाउंड है। पीपी क्या है? इज हाईली रिएक्टिव एंड एनर्जी रिच कंपाउंड। पीपी एक हाईली रिएक्टिव और एनर्जी रिच कंपाउंड है। इसमें से फॉस्फेट निकलेगा, एडीपी से मिलेगा और एटीपी बनेगा। अब तुम ध्यान रखना, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल है तो 2 एटीपी यहां बनेंगे और 2 पाइरुविक एसिड बनेंगे। 2 पाइरुविक एसिड बने। अब पूरी ग्लाइकोलाइसिस को तुम अगर चेक करो, तुम पूरा ऊपर से देखो, फोटो लेना चाहो तो ऊपर से ले सकते हो। पूरी ग्लाइकोलाइसिस को अगर चेक करो तो यहां पर 2 फेजेस दिख रही हैं, प्राइमिंग और स्प्लिटिंग दिख रही हैं। 2 एटीपी यहां खर्च हो गया, एक यहां खर्च हुआ, एक यहां। पहले और तीसरे स्टेप पे 2 खर्च हुआ है, 2 एटीपी खर्च हो गया। अब आओ इधर, रिडॉक्स में 2 NADH बना है। रिडॉक्स में 2 NADH बना है। रिडॉक्स में 2 NADH बना है। और 9वें स्टेप पर 2 PGA से जब PP बना तो 2 वाटर निकला, 2 वाटर भी तो निकला है।
और 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड के भी बन रहे हैं, 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड के, 4 एटीपी बन रहा है, 2 ये और ये 2 ये, ऊपर के 2 घटा दो। अरे सिंथेसिस फेज में कितना एटीपी बना? 4, 2 यहां 2 यहां, और ऊपर वाले 2 घटा दो जो यूज हो गए, 2 खर्च हो गए प्राइमिंग में, तो 2 नेट गेन एटीपी का। सब चीज 2 बनी, 2 पायरुविक एसिड, 2 एटीपी का नेट गेन, 2 वाटर और 2 NADH, 2 NADH। ये चाहिए तो ले लेना, नोट्स का PDF अगर कहोगे तो दे देंगे। वापस आते हैं एनसीईआरटी ग्लाइकोलाइसिस में क्या है, तो अब एनसीईआरटी एक बार देख लो। ये है, इसे एनसीईआरटी ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज कन्वर्ट हुआ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। यहां कोई भी स्टेप हमको पता नहीं लग रहा है कि रिवर्सिबल कौन सा है, इरिवर्सिबल। 10वां भी इरिवर्सिबल है, ध्यान रखना। 10वां स्टेप कैसा था? लास्ट वाला, ये इरिवर्सिबल है। ये देख रहे हो ना, एरो इधर नहीं है, इरिवर्सिबल। तो पहला, तीसरा और 10वां इरिवर्सिबल होता है। ये वाले डायग्राम से कहीं पर भी जाहिर कुछ नहीं हो रहा, ये बहुत ही एलिमेंट्री है। ग्लूकोज से कन्वर्ट हुआ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट हुआ फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट हुआ फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। कितने एटीपी खर्च हो गए? 2 एटीपी खर्च हो गए। कितने एटीपी खर्च हो गए? 2 एटीपी खर्च हो गए। अब देखो, अब ये 6 कार्बन वाला फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, ये 2-3 कार्बन वाले कंपाउंड में कन्वर्ट होता है 3PGL और DHAP। अरे PGL का दूसरा नाम यहां लिखा है, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट लिखा है, कोई दिक्कत नहीं। हमने PGL लिखा था, तो यहां क्या लिखा है? हमने यहां पर 3PGAL लिखा, इसने लिख दिया ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, दोनों सेम है। ये है DHAP, ये आपस में आइसोमर है, एक दूसरे में बदल सकते हैं। तो DHAP का एक मॉलिक्यूल किसमें कन्वर्ट हो गया? 3PGL, तो इसके कितने बन गए? 2 मॉलिक्यूल बन गए। अब ये 3PGL से बना 1,3 बाई फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। 1,3 एक स्टेप खा गया बीच वाला, यहीं पर एक स्टेप गैप है। 3PGL से ये सीधे 1,3, 3PGA से 1,3 बाई फॉस्फोग्लिसरिक एसिड दिखा रहा है, एक स्टेप गैप, कोई दिक्कत नहीं। 1,3 PGA बना, ये बना 1,3 PGA बना। अब जरा देखो, यहां वाले स्टेप पर NAD से NADH बन रहा है। जब एल्डिहाइड एसिड में कन्वर्ट हो रहा है तो ये रिडॉक्स वाला स्टेप है। कैसा स्टेप है? रिडॉक्स स्टेप है। PGAL से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकलेंगे, PGAL का हो गया ऑक्सीडेशन, इन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को NAD ले लेगा, NAD का हो गया रिडक्शन, PGAL का ऑक्सीडेशन, NAD का रिडक्शन साथ साथ चल रहा। ये कौन सा स्टेप है? ये रिडॉक्स स्टेप है या रिडॉक्स रिएक्शन है। अब बन गया 1,3 PGA, 1,3 PGA से बना 3 PGA, एक फॉस्फेट निकलेगा ना। अरे भैया 1,3 PGA में 2 फॉस्फेट हैं, 3 PGA में 1 फॉस्फेट है। 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, यहां 2 फॉस्फेट, यहां 1 फॉस्फेट। जो 1 फॉस्फेट निकला वो ADP से मिलकर के ATP बनाएगा, लेकिन चूंकि 2 मॉलिक्यूल है तो कितना ATP बनेगा? 2 ATP बनेगा। अब ये 3 PGA बन गया, 3 PGA से बनेगा 2 PGA। एक ही मॉलिक्यूल के अंदर चेंज हो रहा है, इंट्रा मॉलिक्यूलर चेंज है, म्यूटेशन जैसा है, तो एंजाइम हो गया म्यूटेस, 2 PGA बन गया। 2 PGA से फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड बना, 2 PGA से क्या बना? PP। 2 PGA से PP बना, यहां पे वाटर निकलता है, वाटर को निकालने वाला एंजाइम था इनोलेस। चूंकि दो मॉलिक्यूल हैं 2 PGA के, तो 2 वाटर बनेंगे। कितने बनेंगे? 2 वाटर बन गए। अब 2 PGA से बनेगा PP और PP से बनेगा पायरुविक एसिड। PP में काफी ऊर्जा है और 1,3 PGA में भी काफी ऊर्जा होती है। ये ऊर्जा वाले कंपाउंड है 1,3 PGA, 1,3 PGA और PP। PP कन्वर्ट होगा पायरुविक एसिड, फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड में 1 फॉस्फेट है, फॉस्फो 1 फॉस्फेट है, पायरुविक एसिड में कोई भी फॉस्फेट नहीं है। तो जो 1 फॉस्फेट निकलेगा वो ADP से मिल करके ATP बना लेगा। चूंकि 2 मॉलिक्यूल हैं तो 2 ATP बनेंगे।
ये तुम्हारी साइकिल हो गई एनसीईआरटी की। वो थोड़ा सिंप्लीफाइड थी मेरी वाली, तुम इससे भी कर सकते हो। एक स्टेप गैप है, 9 स्टेप है। चले आगे। कंप्लीट इक्वेशन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस की कंप्लीट इक्वेशन देखो जल्दी से। एक ग्लूकोज से क्या क्या बन रहा है जरा देखना। एक ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड, नेट गेन है, नेट गेन। एक ग्लूकोज से नेट गेन क्या क्या है? 2 पायरुविक एसिड, 2 NADH, 2 ATP और 2 वाटर। लिखा है नीचे, नेट गेन फ्रॉम 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O। इन ग्लाइकोलाइसिस अ चेन ऑफ 10 रिएक्शंस। टोटल 10 रिएक्शन होती हैं अंडर द कंट्रोल ऑफ डिफरेंट एंजाइम, जो अलग अलग एंजाइम की उपस्थिति में होती हैं। 10 रिएक्शन टेक्स प्लेस टू प्रोड्यूस पायरुवेट फ्रॉम ग्लूकोज। ये साइटोप्लाज्म में रिएक्शन चलती हैं और एक ग्लूकोज से 2 पायरुवेट यानी 2 पायरुविक एसिड बनते हैं। एक ग्लूकोज से 2 पायरुवेट बनते हैं। एटीपी 2 जगह यूटिलाइज भी तो हो रहा, एटीपी 2 जगह इस्तेमाल भी हो रहा। कहां कहां? एटीपी इज यूटिलाइज इन 2 स्टेप। फर्स्ट इन द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, पहला स्टेप है। एंड द सेकंड इज कन्वर्जन ऑफ फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट टू फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। ये तीसरा स्टेप, रेट लिमिटिंग स्टेप। और ये तीसरा स्टेप अगर पूरा हो गया तो ग्लाइकोलाइसिस चलनी ही चलनी है। कमिटेड स्टेप है, रेट लिमिटिंग स्टेप। फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट इज स्प्लिट इनटू डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट एंड 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड। ये 6 कार्बन वाला फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट ये स्प्लिट यानी विभक्त हो जाता है। 2-3 कार्बन वाले कंपाउंड बनते हैं, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, 3PGL। There is one step where NADH plus H plus is formed from NAD। एक जगह NAD से NADH बन रहा है, कहां बन रहा है? 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड is converted into 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरेट। जब एल्डिहाइड एसिड में कन्वर्ट हो रहा, 3PGL से 1,3 PGA बन रहा है। 1,3 PGA, 3PGL से कौन से स्टेप पे हो रहा है? 3PGL से 3PGL से 3PGA से 1,3 PGA। 1,3 PGA को हम लोग कहते हैं 1,3 बिस, 2 फॉस्फेट है ना, तो बिस फॉस्फोग्लिसरेट या बिस फॉस्फोग्लिसरेट ऐसे कह लो, BPGA। 2 redox equivalents are removed in the form of 2 hydrogen atom। 2 redox equivalents रिमूव होते हैं हाइड्रोजन एटम्स के रूप में PGL से। देखो, जो रिडक्शन करा दे उनको बोलते हैं रिडॉक्स इक्विवेलेंट। देखो, इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन जिसके पास पहुंचेंगे उसका होता है रिडक्शन। किसी भी कंपाउंड के पास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मिल पहुंच गए तो वो रिड्यूस हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं? जो रिडक्शन करा दे वो रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट है। कह रहा 2 रिडॉक्स इक्विवेलेंट्स आर रिमूव्ड फ्रॉम PGL। PGL से ही निकलते हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। PGL से क्या निकलते हैं? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। 2 इलेक्ट्रॉन कह लो, 2 प्रोटॉन। एंड ट्रांसफर टू ए मॉलिक्यूल ऑफ NAD, इसको मिल जाते हैं और NAD किस में बदल जाता है? NAD कन्वर्ट हो जाता है, NADH में बदल जाता है। 3PGAL से, सॉरी 3PGA से, 3PGL से, सॉरी 3PGAL। अरे यार, ये वही हम कह के गलत कर लिखते हैं। 3PGAL से NAD क्या करता है? इधर देखो, NAD जो होता है ये PGAL से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को निकालता है।
इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन निकालेगा और खुद ले लेता है, खुद इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को ले लेगा और NADH में बदल जाएगा। चूंकि 2 मॉलिक्यूल हैं तो 2 NAD बदल जाएंगे 2 NADH में। 2-2 से चल रहा है। 2 redox equivalents are removed in the form of 2 हाइड्रोजन एटम। 2 redox equivalent 2 हाइड्रोजन एटम के रूप में बाहर निकले PgAl से एंड ट्रांसफर टू ए मॉलिक्यूल ऑफ NAD। किसको ट्रांसफर हो गए? NAD को ट्रांसफर हो गए। NAD रिमूव्स इलेक्ट्रॉन्स एंड हाइड्रोजन यानी प्रोटॉन्स फ्रॉम PgAl। NAD PgAl से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को निकालता है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन किससे निकले? PgAl, तो इसका हो गया ऑक्सीडेशन और NAD ने स्वयं ले लिया तो NAD का हो गया रिडक्शन। NAD removes electrons and protons from PgAl. NAD accepts these electron and hydrogen यानी protons. NAD removes electrons and hydrogen, hydrogen मतलब protons from PgAl. NAD PgAl से इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन को रिमूव करता है और खुद ही ले लेता है। NAD accepts these electrons and hydrogen यानी protons and is converted into NADH। तो यहां पर किसका ऑक्सीडेशन हुआ? ऑक्सीडेशन PgAl का हुआ, रिडक्शन NAD का। एक के बाद एक हो रहा है, इसलिए रिडॉक्स रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है? तो जिस रिएक्शन में NADH बन रहा है वो रिडॉक्स है। वो कौन सी है? वो रिडॉक्स है। एल्डिहाइड से एसिड बन रहा है, ध्यान रखना। ऑक्सीडेशन ऑफ PgAl एंड रिडक्शन ऑफ NAD आर साइमल्टेनियस, देयरफॉर इट इज ए रिडॉक्स रिएक्शन। इसीलिए रिडॉक्स रिएक्शन है। एल्डिहाइड कन्वर्ट हो जाएगा एसिड में, एल्डिहाइड कन्वर्ट हो जाएगा यानी 3PgAl, 3PgAl बदल जाएगा एल्डिहाइड एसिड में 1,3-PgA में। यहां तक आ गए। द कन्वर्जन ऑफ BPGA टू 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अब ये BPGA ये है BPGA, बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। बिस क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसमें 2 फॉस्फेट है। ये कन्वर्ट होगा 3PGA में, ये कन्वर्ट होगा 3PGA में। द कन्वर्जन ऑफ BPGA टू 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड यानी 3PGA में इज ऑल्सो एन एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस। यहां पे कितना ATP बनेगा? यहां पर 2 ATP बनेगा, क्योंकि 1,3-PGA एनर्जी रिच कंपाउंड है। इसमें 2 फॉस्फेट हैं और इसमें 1 फॉस्फेट है, तो 1 फॉस्फेट निकलेगा, ADP से जुड़ेगा और ATP बनेगा। चूंकि 2 मॉलिक्यूल हैं तो 2 ATP बनेंगे। द कन्वर्जन ऑफ BPGA टू 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड इज ऑल्सो एन एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस। दिस एनर्जी इज ट्रैप्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ ATP। ये एनर्जी को पकड़ लेगा ADP और बनाएगा ATP। Another ATP is synthesized during the conversion of PEP to pyruvic acid। ये लास्ट स्टेप है। यहां PEP से बनेगा पायरुविक एसिड और यहां पर भी 2 ATP बनेंगे। बाकी ATP कहां बन रहे हैं? जब PP से क्या बन रहा है? PP से पायरुविक एसिड बन रहा। PP से पायरुविक एसिड बन रहा तो कितने ATP बनेंगे? यहां चूंकि 2 मॉलिक्यूल हैं तो 2 ATP बनेंगे। लास्ट वाला स्टेप है वो। स्टेप 1, 3, 10 आर इरिवर्सिबल। ये 3 स्टेप इरिवर्सिबल है। कैसे हैं ये 3 स्टेप? इरिवर्सिबल है। 1, 3 और 10 इरिवर्सिबल है। टोटल 4 ATP आर प्रोड्यूस। सिंथेसिस फेज में 4 ATP टोटल बने। कहां बने? 2 ATP बने 1,3-PGA से 3PGA के बीच में और 2 ATP बने PP से पायरुविक एसिड। लास्ट वाले स्टेप पर 2 ATP 1,3-PGA से PGA के बीच में बने, 1,3-PGA से 3PGA के बीच में और 2 ATP बने PP से पायरुविक एसिड के बीच में। 2 ATP यूज भी तो हो गए। 1 ATP इज यूज्ड बिटवीन ग्लूकोज एंड ग्लूकोज 6 फॉस्फेट पहले वाले स्टेप में, एंड 1 ATP इज यूज्ड बिटवीन फ्रक्टोज 6 बिस फॉस्फेट एंड फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट से। 1 ATP यहां खर्च हो गया जब ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना और 1 ATP यहां खर्च हो गया जब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से
फ्रक्टोज 1,6 ये बिस नहीं होना चाहिए, ये गड़बड़ है, ये कैसे गड़बड़ हो गया, ये नहीं होगा, काट देना। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट जब कन्वर्ट हुआ फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में, यहां पर भी एक एटीपी खर्च हुआ। पहले और तीसरे स्टेप पर जब ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना, एक एटीपी खर्च हुआ। जब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बना, यहां पर भी एक एटीपी खर्च हुआ। तो एटीपी, हाँ, ये जो 4 एटीपी बने हैं ये सबस्ट्रेट से बने हैं, ग्लूकोज से, तो इसे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। एटीपी आर प्रोड्यूस्ड बाय सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, दैट इज सबस्ट्रेट। एटीपी जो बने हैं वो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन यानी सबस्ट्रेट से बने हैं, ग्लूकोज से। ये जो 4 बने हैं, 2 खर्च हो गए तो घटा दो, तो नेट गेन कितना हुआ, 2 एटीपी का हुआ। ये जो 4 एटीपी सिंथेसिस फेज में बने हैं 1,3 पीजीए से 3 पीजीए के बीच में, और फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड से पायरुविक एसिड के बीच में, ये सबस्ट्रेट यानी ग्लूकोज से बनते हैं, तो इसको सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। 2 मॉलिक्यूल NADH के कहां बने, 1,3 PGL से 1,3 PGA के बीच में, एल्डिहाइड से एसिड के बीच में। 2 मॉलिक्यूल NADH के भी बने हैं 1,3 PGL से 1,3 PGA के बीच में, एल्डिहाइड से एसिड के बीच में। Two molecules of NADH are also produced. 2 मॉलिक्यूल NADH के बने हैं कहां, बिटवीन 1,3 PGL एंड 1,3 PGA के बीच में, 1,3 PGL और 1,3 PGA के बीच में बने। These 2 molecules of NADH either form 4 ATP और 6 ATP through ETS। ये जो 2 NADH बने हैं, ये ग्लाइकोलाइसिस में जो 2 NADH बने, एक NADH में आमतौर पे 3 ATP ऊर्जा होती है, तो 2 NADH में 6 ATP बन सकते हैं। लेकिन ये NADH ATP तभी निकालेगा जब ETS में जाएगा, यानी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। लेकिन ग्लाइकोलाइसिस में जो NADH बनता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश नहीं कर पाता, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन NADH के लिए इम्परमिएबल होती है। ग्लाइकोलाइसिस में जो 2 NADH बने हैं ये 6 ATP बना सकते हैं, लेकिन ये ATP तभी बनाएंगे जब ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाएंगे। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर तो जा ही नहीं पाते, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन इनको अंदर नहीं आने देती। लेकिन इनके ऊर्जा से भरे हुए इलेक्ट्रॉन, NADH के ऊर्जा से भरे हुए इलेक्ट्रॉन अंदर जाते हैं शटल के माध्यम से। तो शटल के माध्यम से जाते हैं तो एक NADH से 3 ATP, 2 NADH से 6 ATP बनते हैं। लेकिन दूसरे शटल और भी होते हैं, कुछ दूसरे शटल में एक NADH से 2 ATP और 2 से 4 ATP बनेंगे। लेकिन ये जो भी बनेंगे 2 NADH से 4 या 6 ATP, ये ETS के माने जाएंगे। किसके, ये ग्लाइकोलाइसिस के नहीं, एरोबिक रेस्पिरेशन के, ETS के। पायरुविक एसिड इज द की प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। पायरुविक एसिड ग्लाइकोलाइसिस का की प्रोडक्ट है। एक ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड बनते हैं। व्हाट इज द मेटाबॉलिक फेट ऑफ पायरुवेट। इस पायरुविक एसिड या पायरुवेट का भविष्य क्या है, इसकी मेटाबॉलिज्म आगे होगी या नहीं होगी, इसका मेटाबॉलिक फेट क्या है, ये ऑक्सीजन पे निर्भर करता है। अगर ऑक्सीजन है तो पायरुवेट कहां चला जाएगा, अगर ऑक्सीजन है तो पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाएगा और 3 स्टेजेस से गुजरेगा। ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरुवेट, क्रेब्स साइकिल और ETS। अगर ऑक्सीजन नहीं है तो पायरुवेट फर्मेंटेशन में चला जाएगा, साइटोप्लाज्म में ही रहेगा। फर्मेंटेशन, कौन कौन से फर्मेंटेशन होते हैं, there are 3 major ways in which different cells handle pyruvic acid produced by glycolysis। ग्लाइकोलाइसिस से जो पायरुविक एसिड बनेगा ये 3 तरह के फर्मेंटेशन में जा सकता है। या तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होगा, जैसे हमारी मांसपेशियों में होता है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन हो सकता है, या एरोबिक रेस्पिरेशन हो सकता है। अगर ऑक्सीजन नहीं है तो फर्मेंटेशन होगा। फर्मेंटेशन में यहां पर दे रखा है
लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, अल्कोहलिक और एसिटिक एसिड भी होता है। कौन सा होता है? एसिटिक एसिड फर्मेंटेशन। अगर ऑक्सीजन है तो पायरुविक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चला जाएगा और शुरू करेगा एरोबिक रेस्पिरेशन। अगर ऑक्सीजन नहीं है तो पायरुविक एसिड साइटोप्लाज्म में ही रहेगा और शुरू करेगा फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन एक एनारोबिक प्रोसेस है। 3 तरह के फर्मेंटेशन दे रखे हैं, लैक्टिक एसिड, अल्कोहलिक और एसिटिक एसिड फर्मेंटेशन। एनसीईआरटी ने 2 ही के बारे में बताया। अगर ऑक्सीजन है तो पायरुवेट या पायरुविक एसिड का भविष्य क्या होगा? ये एरोबिक रेस्पिरेशन है तो कहां अंदर चला जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया में। फर्मेंटेशन के लिए वो साइटोप्लाज्म में ही होता है। फर्मेंटेशन टेक्स प्लेस अंडर एनारोबिक कंडीशन इन मेनी प्रोकैरियोट्स। बहुत सारे प्रोकैरियोट्स फर्मेंटेशन करते हैं बैक्टीरिया। फर्मेंटेशन हर जगह नहीं होता, कुछ बैक्टीरिया में और हमारी मसल सेल्स में भी होता है, मांसपेशियों में भी फर्मेंटेशन होता है। जब ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में नहीं होती तो हमारी मांसपेशियों में एनारोबिक रेस्पिरेशन यानी लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होने लगता है। लैक्टिक एसिड बनने से हाथ पैरों में दर्द होने लगता है। तो फर्मेंटेशन कहां चलता है? अंडर एनारोबिक कंडीशन, बहुत सारे प्रोकैरियोट्स में और यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स जैसे ईस्ट में भी चलता है। किसमें? ईस्ट। बैक्टीरिया और ईस्ट करते हैं फर्मेंटेशन। मैनी लिखा है, ऑल नहीं है। मैनी बैक्टीरिया एंड यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स लाइक ईस्ट। बहुत सारे बैक्टीरिया, कई तरह के बैक्टीरिया फर्मेंटेशन करते हैं और ईस्ट फर्मेंटेशन करता है जो कि यूकैरियोट। ईस्ट तो यूकैरियोट है। फॉर कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, however organisms adopt a Krebs cycle which is also called as aerobic respiration. अब फर्मेंटेशन इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन है। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में पायरुविक एसिड बदल जाएगा। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में जो पायरुविक एसिड है ये बदल जाएगा इथाइल अल्कोहल में यानी इथेनॉल में। अभी भी कार्बन कार्बन बॉन्ड मौजूद है, तो ये कैसा ऑक्सीडेशन है? ये इनकम्प्लीट या पार्शियल ऑक्सीडेशन है। ये तो इसका मतलब फर्मेंटेशन जो कि एक एनारोबिक प्रोसेस है, ये पार्शियल ऑक्सीडेशन है पायरुविक एसिड का, क्योंकि अभी कार्बन कार्बन बॉन्ड यहां पे मौजूद है। लेकिन कंप्लीट ऑक्सीडेशन कब होगा? जब ये ग्लूकोज या पायरुविक एसिड कन्वर्ट हो जाएगा CO2 और वाटर में। जब ये पायरुविक एसिड CO2 वाटर में कन्वर्ट हो गया, CO2 के अंदर केवल एक ही कार्बन है, कोई भी कार्बन कार्बन बॉन्ड नहीं है, तो ये कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो गया। फॉर कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ऑर्गेनिजम्स अडॉप्ट Krebs साइकिल व्हिच इज आल्सो कॉल्ड एज एरोबिक रेस्पिरेशन। तो Krebs साइकिल होगी माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर। दिस रिक्वायर्स ऑक्सीजन सप्लाई। एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन चाहिए। क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। तो पहले फर्मेंटेशन पढ़ेंगे, एनारोबिक रेस्पिरेशन, और फिर एरोबिक रेस्पिरेशन में 3 स्टेजेस हैं। ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरुवेट, Krebs साइकिल और ETS। ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरुवेट, Krebs साइकिल और ETS, ये एरोबिक में पढ़ेंगे। एनारोबिक रेस्पिरेशन को फर्मेंटेशन कहते हैं। एंड इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, इसमें ग्लूकोज का इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है। फर्मेंटेशन में ग्लूकोज का इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है। इट इज यूजुअली एन एनारोबिक प्रोसेस। फर्मेंटेशन एनारोबिक प्रोसेस है दैट अकर्स इन साइटोप्लाज्म, और ये वहीं होती जहां ग्लाइकोलाइसिस होती है, साइटोप्लाज्म में ही होती है। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में क्या होता है? पायरुविक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू CO2 एंड इथेनॉल। पायरुविक एसिड किस में बदल जाता है? ये देखो इधर, पायरुविक एसिड किस में बदल जाता है? CO2 एंड इथेनॉल में। इसमें पायरुविक एसिड बदल जाता CO2 और इथेनॉल में। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में पायरुविक एसिड C3H4O3, ये बदल जाता C2H5OH, CO2 2 निकलते हैं। अब बैलेंस करना, बैलेंस हो रहा है? नहीं हो रहा, नहीं हो रहा है। 2 3 6, 6 कार्बन, 2 3 4 5 6, 6 हो गया। 4 2 8 है,
कहाँ हो रहा है? हो गया? हाँ, कैसे हो गया? 8 4 दूना 8 हो रहा है। इधर कितना जाता है? 5 10 11 12 हो रहा है। तो यहां पर ग्लूकोज लो हो जाएगा। ये हो रहा बैलेंस है? अब हो रहा? नहीं हो रहा है। 2 3 4 5 6 6 कार्बन हो गया। 12 हो गया? हो गया? चलो ठीक, ये हो गया। अब एक चीज ध्यान रखना है, पे CO2 कितनी निकल रही है? 2 है, इसलिए बताना जरूरी था। शुरुआत तो ग्लूकोज से ही होगी ना, वो तो पायरुविक एसिड तो बनेगा। ये हुआ 2 CO2 निकल रहा है। CO2 2 है, ध्यान रखना, काम आएगा अभी। तो पायरुविक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू CO2 एंड इथेनॉल। पायरुविक एसिड पहले ग्लूकोज से बनेगा पायरुविक एसिड, फिर बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड और इथेनॉल। ये 2 स्टेप में पूरी होती है। ये रिएक्शन कितने स्टेप में पूरी होती है? 2 स्टेप में। पहले पायरुविक एसिड बदलता है C3H4O3, ये बदलेगा एसिटल्डिहाइड में, CH3CHO में। ये है एसिटल्डिहाइड, और फिर एसिटल्डिहाइड CH3CHO, ये बदलेगा अल्कोहल में C2H5OH। तो पहले पायरुविक एसिड बदलेगा। पायरुविक एसिड किसमें बदला? एसिटल्डिहाइड में। पहले पायरुविक एसिड बदला एसिटल्डिहाइड में, और फिर एसिटल्डिहाइड बदल गया अल्कोहल में। एंजाइम लिख लेना, ये है डी कार्बोक्सिलेज। यहां पर एंजाइम पूरा नाम ना याद हो तो इतना याद कर लेना, पायरुवेट डी कार्बोक्सिलेज। ये डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम है। और ये डिहाइड्रोजिनेज है। जहां पर डिहाइड्रोजिनेज होता है वहां पर NAD NADH कन्वर्जन होते हैं। ग्लाइकोलाइसिस में जो NADH बना है वो यहां इस्तेमाल हो जाता है। ग्लाइकोलाइसिस के अंदर जो NADH बना था ये फिर से NAD में बदल जाता है। ग्लाइकोलाइसिस में बना था NADH, फिर से NAD में आ गया। तो जहां NADH NAD कन्वर्जन होते हैं वहां एंजाइम होते हैं डिहाइड्रोजिनेज। ये है अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। एंजाइम का पूरा नाम है अल्कोहल। हाँ, क्या कहना चाहते हो? नहीं समझ में आया? अभी हम और समझाते हैं, इस वाले से कंफ्यूजन हो रहा। किस पे? कौन सा दूसरा? ये वाला डायग्राम तो नहीं है ये? अच्छा, कोई ऊपर डायग्राम गया है? कौन सा डायग्राम? ये तो ग्लाइकोलाइसिस। अब तो हम आगे आ गए हैं। पायरुविक एसिड बन गया, इसके आगे की प्रक्रिया देख रहे हैं ना। पायरुविक एसिड बन गया, अगर ऑक्सीजन नहीं है तो पायरुविक एसिड साइटोप्लाज्म में ही पड़ा रहता है। समझो, ग्लाइकोलाइसिस कहां चली? ग्लाइकोलाइसिस चली तुम्हारी साइटोप्लाज्म में। एक ग्लूकोज से क्या बना? 2 पायरुविक एसिड बना। अगर ऑक्सीजन नहीं है तो ये पायरुविक एसिड साइटोप्लाज्म में पड़ा हुआ है, क्या शुरू कर देगा? फर्मेंटेशन। क्या शुरू करेगा? फर्मेंटेशन। इधर आओ, ये वाले डायग्राम समझो। चलो, ये चल रही है ग्लाइकोलाइसिस, अधूरी दे रखी है। ये अधूरी ग्लाइकोलाइसिस इधर दे रखी है। इधर देखो, बन गया पायरुविक एसिड। ग्लूकोज से क्या बन गया? पायरुविक एसिड। ये ग्लाइकोलाइसिस में पूरी नहीं दिखा रखी। अब पायरुविक एसिड बनाती है कार्बन डाइऑक्साइड और इथेनॉल, लेकिन 2 स्टेप में पूरा था। तो 2 एरो दे रखे हैं। कितने एरो दिखा रखे हैं? 2 एरो दिखा रखे हैं।
और पहले बनेगा ये CH3CHO एसिटाल्डिहाइड। क्या बनेगा? तो पहले स्टेप में पायरुविक एसिड बदला एसिटाल्डिहाइड में, दूसरे स्टेप में एसिटाल्डिहाइड बदला इथेनॉल में। पहले स्टेप में जो एंजाइम है, यहां पर तुम देखो पायरुविक एसिड किस में बदला? पायरुविक एसिड हो गया पायरुविक एसिड ही लिखे वरना तुम पढ़ो। पायरुविक एसिड पहले किस में बदला? तुम इसमें से देखो, एसिटाल्डिहाइड में बदला, एसिटाल्डिहाइड में बदला। यहां पर CO2 निकलती है, चूंकि CO2 निकली है, CO2 पहली रिएक्शन में निकलती है, ध्यान रखना, लिखा बाद में लेकिन निकलेगी पहले। तो यहां पर CO2 निकल ली, एंजाइम होगा डीकार्बोक्सिलेज। अब यही एसिटाल्डिहाइड दूसरा स्टेप में, क्योंकि 2 स्टेप में पूरा होगा ना, ये एसिटाल्डिहाइड कन्वर्ट हो जाएगा इथाइल अल्कोहल में या इथेनॉल में। लेकिन यहां पर NADH NAD में बदलेगा। एसिटाल्डिहाइड को इथेनॉल में कन्वर्ट करने के लिए NADH चाहिए। ये वही NADH है जो कहां बना था? ग्लाइकोलाइसिस में बना था, यहां पे इस्तेमाल हो गया। ये देख रहे हो NADH NAD में कन्वर्ट हो रहा, ये NCERT का डायग्राम है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, रिएक्शन तुम बैलेंस कर लेना, CO2 कितना होगा? 2 CO2 बनेंगे, ध्यान रखना, बैलेंस तुम कर लेना। ये 2 स्टेप में पूरा हुआ अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। सबसे पहले पायरुविक एसिड एसिटाल्डिहाइड में बदला, कार्बन डाइऑक्साइड निकली, एंजाइम हो गया डीकार्बोक्सिलेज। फिर एसिटाल्डिहाइड बन गया इथेनॉल में, इथाइल अल्कोहल में, यहां NADH NAD में कन्वर्ट होगा, तो एंजाइम होगा डिहाइड्रोजिनेज। एंजाइम होगा डिहाइड्रोजिनेज, क्योंकि NADH NAD कन्वर्जन है, ये हो गया डिहाइड्रोजन। NADH से NAD बने, NAD से NADH। एंजाइम हमेशा क्या होते हैं? डिहाइड्रोजिनेज होते हैं। अब जरा गौर करना, ये वाला स्टेप तुम्हारा कहां पूरा हो रहा है, जरा गौर करना। अब जरा हम तुम्हें एक चीज अलग से बताने जा रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट है, ये नोट करो पहले, जल्दी से कर लिया? हाँ, अब इधर देखो, ये हटा रहा हूं, हट जाएगा, आएगा नहीं फिर। ग्लाइकोलाइसिस का ये जो स्टेप है, यहां पर NADH बन रहा है। ग्लाइकोलाइसिस के कौन से स्टेप है के कौन से स्टेप पर NADH बन रहा है? जब 3PGL कन्वर्ट हो रहा है 3PGA में, यहां पे बन रहा है एल्डिहाइड एसिड में कन्वर्ट हो रहा, वहां पे बन रहा है तुम्हारा NAD NADH। यही NAD NADH यूज हो जाएगा कहां? यहां यूज हो रहा है, यह है फर्मेंटेशन, इसमें यूज हो गया। इसको ऐसे समझो, इसको तुम ऐसे समझो। ग्लाइकोलाइसिस का एक स्टेप है 1,3-PGAL, सॉरी 3PGAL, एल्डिहाइड से बना तुम्हारा 3PGA। यहां पर क्या बना? यहां पर NAD ने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन लेके क्या बन गया? NADH। अभी हमने तुमसे क्या बताया? NAD इसमें से निकालता है, NAD PGAL से निकालता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, और स्वयं ले लेता है और कन्वर्ट हो जाता है NADH में। तो इसको कहते हैं ट्रायो शुगर। तो ट्रायो शुगर, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। तो सवाल आता है, इन एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में क्या होता है? एल्कोहल, इलेक्ट्रॉन कहां से आ रहे हैं? 3PGL से। NAD किसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है? 3PGL से निकाल रहा है। इन एल्कोहलिक फर्मेंटेशन 3PGL बोलो या तुम ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट बोलो, या तुम
ट्रायोज फॉस्फेट बोलो, या तुम बोलो ट्रायोज फॉस्फेट। ये इलेक्ट्रॉन डोनर है। ये 2 बार सवाल आया है, मुश्किल, बहुत मुश्किल सवाल है ये 3PGL, जिसका 3PGL के नाम और भी हैं। 3PGL को ट्रायोज फॉस्फेट भी कहते हैं और 3PGL को ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट भी कहते हैं, G3P। तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में 3PGL या ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट या ट्रायोज फॉस्फेट, ये इलेक्ट्रॉन डोनर है, ये इलेक्ट्रॉन डोनर है। अब जरा देखना, अब जरा समझना, यहां पे फर्मेंटेशन में क्या हो रहा है। ये जो एसेटल्डिहाइड है C3CH3CHO, ये क्या है, ये तो एसेटल्डिहाइड है, ये एसेटल्डिहाइड है। ये कन्वर्ट हो रहा है इथाइल अल्कोहल में, किसमें, इथेनॉल में, C2H5, यही तो है फाइनल स्टेप। तो ये NADH यहां फिर यूज हो जाता है, NAD में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो NADH बना था ग्लाइकोलाइसिस में, ये यहां इस्तेमाल हो गया, फिर से NAD में बदल गया और निकले इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, और इन इलेक्ट्रॉन को लेगा ये एसेटल्डिहाइड और कन्वर्ट हो जाएगा। एसेटल्डिहाइड इन इलेक्ट्रॉन को लेके बदल जाएगा इथेनॉल में। तो इन अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में 3PGAL बोलो, ट्रायोज फॉस्फेट बोलो या G3P, ये इलेक्ट्रॉन डोनर है और एसेटल्डिहाइड फाइनल एक्सेप्टर है। एंड एसेटल्डिहाइड इज अ फाइनल एक्सेप्टर। इतना भयानक सवाल ये आए हैं, इसको ले लो फोटो और ये ध्यान रखना, ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन 3PGL से निकले हैं, ये इलेक्ट्रॉन डोनर है। लास्ट में किसके पास पहुंच गए, एसेटल्डिहाइड। क्यों पहुंच गया, क्योंकि NADH फिर से NAD में बदला, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकले, इसने ले लिया एसेटल्डिहाइड ने और इथेनॉल बन गया। तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में इलेक्ट्रॉन डोनर है 3PGAL और फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है CH3CHO, एसेटल्डिहाइड। ये ध्यान रखना, ये सवाल हैं तुम्हें PYQ में मिलेंगे, 2 बार इस तरह का सवाल आया है। चलो आगे बढ़े, चले आगे। हाँ, the enzyme pyruvic acid decarboxylase and alcohol dehydrogenase catalyze these reaction। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन 2 स्टेप में पूरा होता है। पहले स्टेप में एंजाइम है डीकार्बोक्सिलेज और दूसरे स्टेप में जहां NADH NAD में बदल रहा वो है डिहाइड्रोजिनेज। पूरा नाम याद कर लो, डीकार्बोक्सिलेज का पूरा नाम है पायरुविक एसिड डीकार्बोक्सिलेज और डिहाइड्रोजिनेज का पूरा नाम है अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। 2 स्टेप हैं, यहां पर डीकार्बोक्सिलेज हो गया, यहां डिहाइड्रोजिनेज। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कह रहा कि सम बैक्टीरिया प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड फ्रॉम पायरुविक एसिड। कुछ बैक्टीरिया पायरुविक एसिड को लैक्टिक एसिड में बदल देते हैं। ये तो बैक्टीरिया भी करते हैं, लेकिन हमारी मांसपेशियों में भी कुछ ऐसा होता है। हमारी मांसपेशियों को जब पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिलती, जब एकदम से हम बहुत काम करने लग जाते हैं, एकदम से क्रिकेट खेलने लगे या बहुत ज्यादा हाथ पैर से काम लेने लगे, तो उतनी मात्रा में ऑक्सीजन बॉडी को मिल नहीं पाती, तो हमारी सेल्स में एनारोबिक रेस्पिरेशन यानी फर्मेंटेशन होने लगता है। मसल सेल्स में लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होता है। लैक्टिक एसिड के जमा होने से हाथ पैर में दर्द होने लगता है। धीरे धीरे ऑक्सीजन जाती है हमारी बॉडी में तो लैक्टिक एसिड रिमूव हो जाता है, ये दर्द अपने आप सही हो जाता है, थोड़ा समय लगता है। इन एनिमल मसल सेल्स ड्यूरिंग एक्सरसाइज, मसल सेल जब हम एक्सरसाइज करते हैं, व्हेन ऑक्सीजन इज इनएडिक्वेट, जब ऑक्सीजन अपर्याप्त है, ऑक्सीजन कैसी है, ऑक्सीजन अपर्याप्त है, पायरुविक एसिड इज रिड्यूस्ड टू लैक्टिक एसिड बाय लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। पायरुविक एसिड बदल जाता है लैक्टिक एसिड में। एंजाइम यहां पर भी डिहाइड्रोजिनेज है, क्यों, क्योंकि यहां पर भी NADH किस में बदल रहा है,
यहां पर भी NADH NAD में बदला तो एंजाइम डिहाइड्रोजिनेज है। तो हमारी मांसपेशियों में क्या हो रहा है, ये जो लैक्टिक एसिड है ये पायरुविक एसिड किस में बदल रहा है, लैक्टिक एसिड में बदल जाता है। मांसपेशियों में दर्द होने लगता है। कब होता है, जब हमारे शरीर से हम ज्यादा काम लेते हैं और ऑक्सीजन उतनी मिल नहीं पाती सेल्स को, तो सेल्स में एनारोबिक रेस्पिरेशन यानी फर्मेंटेशन होने लगता है। पायरुविक एसिड किस में बदलने लगता है, लैक्टिक एसिड। ये एक ही स्टेप में पूरी होती है। और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन की खास बात है, नो रिलीज ऑफ CO2। ये आएगा सवाल, ये आता है। इस फर्मेंटेशन में CO2 नहीं निकलती। कौन से फर्मेंटेशन में CO2 नहीं निकलती, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में CO2 नहीं निकलती। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में कोई भी CO2 नहीं निकलती, वरना एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में निकलती है, एसिटिक एसिड फर्मेंटेशन में भी निकलती है। द रिड्यूसिंग एजेंट इज NADH which is reoxidized to NAD in both the process। चाहे वो एल्कोहलिक फर्मेंटेशन हो चाहे वो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हो, दोनों में रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, NADH, जो कि ऑक्सीडाइज हो जाता है NAD में। रीऑक्सीडाइज क्यों हो रहा है, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस में बना था, अब फिर से रीऑक्सीडाइज हो रहा है, टूट रहा है NADH NAD में, रीऑक्सीडाइज हो रहा है। जो NADH ग्लाइकोलाइसिस में बना था यहां फिर से ऑक्सीडाइज हो गया, रीऑक्सीडाइज। इन बोथ लैक्टिक एसिड एंड अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, दोनों ही फर्मेंटेशन में क्या होता है, लेस देन 7% एनर्जी ऑफ ग्लूकोज, लेस देन 7% एनर्जी इन ग्लूकोज इज रिलीज। 7% से कम एनर्जी ग्लूकोज से निकलती है। इसमें होता क्या है, C6H12O6, ये है 2C2H5OH प्लस 2CO2 प्लस 21 किलो कैलोरी। कितनी एनर्जी, 21 किलो कैलोरी एनर्जी। और 21 किलो कैलोरी एनर्जी से केवल 2 ही ATP बनता है। ये ग्लूकोज से शुरू होता है, ध्यान रखना, इसमें ग्लाइकोलाइसिस भी शामिल है। तो बहुत कम एनर्जी निकलती है, लेस देन 7%। 21 किलो कैलोरी कितनी ऊर्जा है, लेस देन 7% एनर्जी ऑफ ग्लूकोज। इन बोथ लैक्टिक एसिड एंड अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, लेस देन 7% ऑफ द एनर्जी इन ग्लूकोज इज रिलीज। ग्लूकोज की 7% से कम ऊर्जा निकलती है, 21 किलो कैलोरी है। ऑल्सो द प्रोसेस आर हजार्डुअस, आइदर एसिड और अल्कोहल इज प्रोड्यूस। कैसे प्रोसेस बड़ी खतरनाक भी है, एसिड बन रहा है इस प्रोसेस में, एसिड खतरनाक चीज है, और अल्कोहल बन रही है, अल्कोहल भी खतरनाक चीज है। ये प्रोसेस हजार्डुअस है, या तो एसिड बन रहा है या अल्कोहल बन रही है। नो CO2 इज प्रोड्यूस्ड इन लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, ये आया हुआ है। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन अकेला फर्मेंटेशन है जिसमें CO2 नहीं बनती, और एक ही स्टेप में पूरा हो रहा है, वरना फर्मेंटेशन 2 स्टेप में पूरा होता है। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में एक बात लिखी है यहां पर, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में यीस्ट टू पॉइजन देमसेल्फ टू डेथ व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ अल्कोहल रीचेस अबाउट 13%। देखो, ईस्ट करती है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कौन करता है, ईस्ट करती है, जो कि यूनिसेल्युलर यूकैरियोट है। ईस्ट करती है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, और कहते हैं कि अल्कोहल की 13% तक अल्कोहल बन गया तब तो कुछ नहीं होगा। जैसे 13% से ज्यादा अल्कोहल बन जाता है तो ये अल्कोहल ईस्ट के लिए विषैला हो जाता है, और जो फर्मेंटेशन ईस्ट करा रही थी वो मर जाती है। तो कह रहा है कि ईस्ट पॉइजन देमसेल्फ, ईस्ट के लिए जहर बन जाती है अल्कोहल। कब, ईस्ट के लिए अल्कोहल जहर बन जाती है और वो मर जाती है। टू दैट व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ अल्कोहल रीचेस अबाउट 13%, जब अल्कोहल की कंसंट्रेशन 13% के आसपास पहुंचती है। देन व्हाट वुड बी द मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ अल्कोहल इन बेवरेजेस दैट आर नेचुरली फर्मेंटेड। नेचुरली फर्मेंटेड बेवरेजेस में, बेवरेजेस कहते हैं पेय पदार्थ, पीने वाले पदार्थ,
नेचुरली फर्मेंटेड बेवरेजेस में अल्कोहल कितनी होनी चाहिए होती? 13% से ज्यादा नहीं होती। नेचुरली फर्मेंटेड बेवरेजेस में आते हैं बियर और वाइन। बियर और वाइन। बियर और वाइन में अल्कोहल 13% से ज्यादा नहीं होती। ये नेचुरली फर्मेंटेड है। अब इस वाइन से तुम विस्की या वोडका बनाना चाहते हो तो डिस्टिलेशन से बनेगा। डिस्टिलेशन में सिर्फ पानी कम कर देते हैं तो अल्कोहल ज्यादा हो जाएगी, विस्की बन जाएगी, रम बन जाएगी, ब्रांडी बन जाएगी। हाउ डू यू थिंक अल्कोहलिक बेवरेजेस ऑफ अल्कोहल कंटेंट ग्रेटर देन दिस कंसंट्रेशन आर ऑप्टेड? अगर कोई अल्कोहलिक प्रोडक्ट चाहिए और उसमें 13% से ज्यादा अल्कोहल चाहिए तो कैसे बनाओगे? डिस्टिलेशन से बनाओगे। डिस्टिलेशन को कहते हैं हिंदी में आसवन। केवल पानी कम किया जाता है। तो शराब की जो फैक्ट्री लगी होती है उनको कहते हैं डिस्टिलरीज। क्या बोलते हैं? डिस्टिलरीज। वाइन में वाइन का पानी कम करके अल्कोहल बढ़ाई जाती है और विस्की बनती है, ब्रांडी बनती है। इनमें अल्कोहल 13% से ज्यादा कैसे बनी है? डिस्टिलेशन से। तो वाइन और बियर आया है, ये बिना डिस्टिलेशन के बनते हैं, और विस्की और ब्रांडी ये डिस्टिलेशन से बनती है। विस्की ब्रांडी ये डिस्टिलेशन से बनती हैं। अगर तुम्हारी मर्जी तो एक स्टेप ले लें ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन वाला, या बोलो कल से लें जैसा। फिर से बता दें ये वाला, ये पूरा डायग्राम। ग्लाइकोलाइसिस कितने स्टेप में पूरी होती है? 10 स्टेप में। पहले स्टेप में क्या हुआ? ग्लूकोज बना, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, एक एटीपी खर्च हो गया। फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट हुआ फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट हुआ फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, एक एटीपी यहां भी खर्च हुआ। तो ये टोटल यहां से यहां तक प्राइमिंग कहलाता है। तो प्राइमिंग में 2 एटीपी खर्च हो गया पहले और तीसरे स्टेप पर। फिर फ्रक्टोज बिस फॉस्फेट 1,6 बिस फॉस्फेट, हाँ पहला देखो, पहला वाला स्टेप और ये तीसरा स्टेप इरिवर्सिबल है। अगर ये वाला स्टेप पूरा हो गया तो आगे पूरी प्रोसेस चलेगी। इन दोनों स्टेप को इनहिबिट करता है एटीपी। यहां पर हेक्सोकाइनेज है, यहां पर हेक्सोकाइनेज है, और यहां पर फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज है। इन दो एंजाइम को कौन इनहिबिट कर सकता? इनको इनहिबिट कर सकता है एटीपी। अगर सेल के अंदर पहले से ही एटीपी है तो ग्लाइकोलाइसिस चलने की जरूरत नहीं है। तो एटीपी आके या तो हेक्सोकाइनेज को इनहिबिट कर देगा या फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज को इनहिबिट कर देगा और ग्लाइकोलाइसिस को रोक देगा, क्योंकि सेल के अंदर अभी एटीपी है। फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को बदल देता फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। इसमें कितने कार्बन हैं? 6 कार्बन है। ये विभक्त हो जाएगा, 3 कार्बन वाला ये बनेगा 3PGL, और ये 3 कार्बन वाला ये बनेगा DHAP। ये एल्डिहाइड है, ये कीटोन है। एल्डोल कंडेंसेशन जैसा दिखता है, एल्डोलेज एंजाइम होता है। एल्डोलेज एंजाइम होता है। चूंकि ये दोनों आपस में आइसोमर हैं, एंजाइम होगा आइसोमरेज। DHAP का एक मॉलिक्यूल 3PGL में बदल जाता। अब कितने बन गए? 2 मॉलिक्यूल्स इसके बन गए 3PGL के। 3PGL कन्वर्ट हो जाए 1,3-PGA। 3PGL कन्वर्ट होगा, पहले के स्टेप गायब है। 3PGAL बनेगा 1,3-PGL में। किसमें बनेगा? ये वाला स्टेप गैप है, नॉन एंजाइमेटिक स्टेप। एक स्टेप गैप है यहां से, ये गा 1,3-PGL। एक फॉस्फेट अतिरिक्त कहां से आएगा? H3PO4, ये बताया था हमने। अब ये PGL कन्वर्ट होगा 1,3-PGA में। 1,3-PGA में एल्डिहाइड कन्वर्ट होगा एसिड में। ये रिडॉक्स स्टेप है। क्या है ये रिडॉक्स स्टेप है। यहां पर NAD NADH में कन्वर्ट होगा। NAD 1,3-PGL से इलेक्ट्रॉन को निकालेगा तो इसका हो गया ऑक्सीडेशन, और इन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन NAD 1,3-PGL से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को निकालेगा और खुद ले लेगा। खुद इन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को लेकर NADH में बदल जाएगा।
चूंकि दो मॉलिक्यूल हैं तो दो NADH बने। अब बन गया 1,3-PGA, 1,3-PGL से बन गया 1,3-PGA। ये रिडॉक्स स्टेप है। ये वाला तो स्प्लिटिंग था, ऊपर प्राइमिंग था, ये प्राइमिंग है, ये स्प्लिटिंग है, ये रिडॉक्स स्टेप है। बन गया 1,3-PGA। क्या बन गया? 1,3-PGA से बनेगा 3-PGA। एक फॉस्फेट निकला, यहां पर दो फॉस्फेट है, यहां पर एक फॉस्फेट है, एक फॉस्फेट निकला ADP से मिलके क्या बना लेगा? ATP। और इसमें दो फॉस्फेट, इसमें एक फॉस्फेट, एक फॉस्फेट निकलेगा, ATP से ADP से मिलके ATP बना रहा। चूंकि दो मॉलिक्यूल हैं तो दो ATP बन गए। अब बन गया 3-PGA। अब 3-PGA से बनेगा 2-PGA। 3-PGA से क्या बना? 2-PGA। एक ही मॉलिक्यूल के अंदर फॉस्फेट थर्ड कार्बन से खिसक के किधर आ गया? सेकंड कार्बन पे खिसक के आ गया। इंट्रामॉलिक्यूलर चेंज है, एंजाइम होगा म्यूटेज। 3-PGA से 2-PGA बन गया। अब 2-PGA से बनेगा PP, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट। यहां पे वाटर निकलेगा, एंजाइम था इनोलेज। चूंकि दो मॉलिक्यूल हैं तो इनोलेज निकालेगा दो वाटर, तो 2-PGA से दो वाटर निकल जाएंगे और बन जाएगा 2-PGA फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट में या फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड में। फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड कन्वर्ट होगा पायरुविक एसिड में। यहां पर भी ये एनर्जी रिच कंपाउंड है, ये ऊर्जा वाला कंपाउंड है फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। इसमें एक फॉस्फेट है, पायरुविक एसिड में कोई फॉस्फेट नहीं है, पायरुविक एसिड में कोई फॉस्फेट नहीं है। तो यहां से जो फॉस्फेट निकला वो ADP से मिलकर ATP बनाएगा। क्योंकि दो मॉलिक्यूल हैं तो दो ATP इधर बन गए, दो ATP इधर बन गए, दो खर्च हो गए, तो दो ATP का नेट गेन है। तो एक ग्लूकोज से दो पायरुविक एसिड बने, दो पायरुविक एसिड का नेट गेन है। 4 ATP बने, दो खर्च हो गए, दो ATP का नेट गेन है। दो वाटर मॉलिक्यूल भी तो बने, दो वाटर मॉलिक्यूल का नेट गेन है, और दो NADH भी बने, दो NADH का नेट गेन हो गया। ठीक।